दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब एग्ज़ाम फॉर रेस्क्यू में। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको SSC GD की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके लिए मैं इसमें 25 क्वेश्चन लाया हूं GK के, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आपके लिए पूरा, है ना। फ़िलहाल इस वीडियो में जब आप लोग GK पढ़िए, है ना, और पूरा प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा आप लोगों का। पर हो सकता है कि एक साथ ना करा पाऊँ, है ना, 2 क्लासों में करवा पाऊँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस सेट पूरा होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कि पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारत का प्रथम स्वच्छ शहर कौन है। तो बताइए, जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, तो उसमें 2018 के अनुसार इसमें पूछा है, बताइए कौन था भारत का स्वच्छ शहर सबसे। अभी का नहीं बताना आपको, 2018 का बताना है। तो बताइए इसमें से कौन हो जाएगा। तो जब 2018 का स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक आया था, उसमें दोस्तों इंदौर फर्स्ट नंबर पे आया था, है ना। इंदौर आया था, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर था भारत का, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के किस शहर को उद्योगों का शहर कहा जाता है। तो बताइए आप लोग, भारत के किस शहर को उद्योगों का शहर कहा जाता है, बताइएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग। उद्योगों का शहर, आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। उद्योगों का शहर तो कौन सा कहा जाता है, बेंगलुरु को उद्योगों का शहर कहा जाता है, बेंगलुरु को। आपको ध्यान रखना है ना। उद्यानों लिखा है यहाँ, उद्यानों, है ना, इसको ध्यान देना है, उद्योगों ने। अगला देखते हैं क्या है कि नागासाकी और गोरो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, बताइए। जो नागासाकी और गोरो पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ स्थित हैं, आपको बताना है। तो बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ए सही हो जाएगा। कौन, ए। कहाँ स्थित है ये सब पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। कौन, नागा खासी गोरो पहाड़ियाँ, है ना, ये याद रखना है आपको। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन मैच नहीं करना है, इसमें कर रहा है, इसमें आपको बताना है। तो बताइए इसमें कौन मैच नहीं कर रहा है। गोरखपुर राप्ती नदी, ये मैच कर रहा है क्या, बताइए आप लोग। लुधियाना रावी नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, सूरत ताप्ती नदी। तो देखिएगा इसमें से, देखिए गोरखपुर जो है ये मैच कर रहा है बिल्कुल इससे, है ना। और देखिए ये देखिए जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, पता आपको। सूरत ताप्ती नदी ये भी मैच कर रहा है। पर देखिए जो लुधियाना है, ये लुधियाना यहाँ मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। ये गलत है, ये सुमेलित सही नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित। अगला देखिए, भारत के कितने राज्य म्यांमार की सीमा से लगते हैं। तो बताइएगा, भारत के कितने राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से लगते हैं। तो बताइएगा, क्या 2 हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, बताइए आप लोग कमेंट करके। तो जो भारत के 4 राज्य हैं, है ना, 4 राज्य हैं भारत की, ये म्यांमार की सीमा से लगते हैं, म्यांमार की सीमा से 4 राज्य। अगला देखिए कि किस देश की स्थल सीमा भारत के साथ सर्वाधिक लंबी है। तो बताइए आपको कि स्थलीय सीमा यहाँ पूछी गई है, जली नहीं है ना। किस देश की स्थलीय सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है। तो किस देश की है सबसे लंबी सीमा, बांग्लादेश की। आपको याद रखना है किस देश की सबसे लंबी सीमा है, बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है। उसके बाद फिर किसकी है, उसके बाद चीन की है ना, चीन की है सबसे लंबी, बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, जो इसमें क्रम दिया है, फिर नेपाल, है ना। अगला देखिएगा, और सबसे छोटी पूछ ले तो सबसे छोटी है अफ़गानिस्तान की, है ना, सबसे छोटी अफ़गानिस्तान की सीमा है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, तो बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। तो अष्टाध्यायी जो रचना की थी, ये किसने की थी, ये की थी पाणिनि ने, है ना। कौन, अष्टाध्यायी रचना पाणिनि ने की थी, काफ़ी ये चर्चित रचना रही है। अगला देखिए कि महात्मा गांधी ने एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, बताइएगा। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, आपको बताना है, अध्यक्षता, है ना। तो बताइएगा, 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा इसका कौन सा हो जाएगा, 1924 में, है ना। कब की थी, 1924 में एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों से चावल के साक्ष्य मिले हैं, बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के
किन स्थलों से चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो बताइएगा, आपने यहाँ बताना है कि कौन सी जगह है वो जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो बताइएगा कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिले क्या, या फिर कालीबंगा सुरकोटदा से मिले, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा 34 नंबर ऑप्शन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल और रंगपुर से। यहाँ से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं कि वो लोग धान की खेती करते थे, है ना। अगला देखिए कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो बताइए हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो किस युग की सभ्यता थी? 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी दोस्तों? तो ये थी कांस्य युग की, है ना। किस युग की सभ्यता थी हड़प्पा? कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला देखिए कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही दीजिए। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे तांबा से भी परिचित थे और सोना से भी परिचित थे और किससे? चांदी से भी परिचित थे, पर वो लोग लोहा से परिचित नहीं हो पाए थे तब। किस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो लोग लोहा से परिचित नहीं हो पाए थे। अगला देखिए क्वेश्चन कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र, क्या कह रहा है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु किस देश भेजा था? बताइएगा दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? जो अकबर थे उन्होंने किस धर्म का प्रचार करवाया था? एक क्वेश्चन बनेगा। तो किस धर्म का प्रचार? बौद्ध धर्म का। और अपने जो किसके द्वारा? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के द्वारा। और ये लोग कहाँ गए थे बताइएगा? ये कहाँ प्रचार करने गए थे? तो ये प्रचार करने गए थे श्रीलंका, है ना। 37 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीलंका इनको प्रचार करने भेजा था। अगला है कि एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो देखिए जो एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर थे वो देखिए सभी के थे, इकल्ले बौद्धों के नहीं थे और ना ही बौद्धों जैनों के थे, ना ही अकेले हिंदुओं के थे। ये तीनों के थे। किसके? हिंदू, जैन, बौद्ध, बौद्ध, ये सभी के थे, है ना। ये सभी के थे वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुल 33 गुफाएं थी, है ना, मंदिर थे। अगला देखिए कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? 39 क्वेश्चन है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये किसके साथ भारत आया था आपने कमेंट करके बताना है। तो बताना है महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस अधिवेशन या किस प्रस्ताव के तहत हुआ था? बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। तो किस मिशन या योजना के तहत हुआ था? ये हुआ था कैबिनेट मिशन 1946। इसके तहत भारतीय संविधान का गठन हुआ था, ना कि इसके तहत, ना कि इसके तहत, है ना। ये एक्ट आए थे, हाँ ये एक्ट आए थे, ये संविधान में दिया है। अगला देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय कितना होता है? बताइएगा। जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल है ना, वो कितने वर्ष का होता है? बताइए। 41 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका कितने वर्ष का होता है? या तो 6 वर्ष कह सकते हैं और या तो उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 6 वर्ष वैसे अगर जैसे वो 63 साल में बना है और उसकी आयु अब 65 साल होने वाली है तो वो 6 वर्ष नहीं रह सकता, अब वो 65 साल में रिटायर हो जाएगा। या केवल 2 वर्ष करे या 3 वर्ष, है ना। 6 वर्ष या 65 साल। अगला देखिए क्या कह रहा है। 42 नंबर देखिएगा क्वेश्चन कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बताइए संसद के जो दोनों सदन होते हैं, कौन? निम्न सदन, उच्च सदन, इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो कौन करता है? देखिएगा 42 का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। कौन? डी नंबर। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, आपको ध्यान रखना है।
और ये जीडी का एक प्रैक्टिस सेट है ना, इसकी मैं अभी जीएस करा लूँगी, जीके करा रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए, है ना। और बता दूँ का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि अब जितने दिन बचे उतने दिन आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, है ना। और साथियों, आप लोग जब ये क्लास एंड हो जाए ऑफलाइन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना, बाद में आप लोग कमेंट करिएगा पूरी क्लास देख करके, और आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपको 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, है ना, और कितने गलत किए, है ना। मतलब बिल्कुल आपको रो मार्क आपको रखने हैं अपने, बिल्कुल माइनस मार्किंग काट के। मान लीजिए आपने 25 में से मान लीजिए अब 4 गलत हो गए, है ना, 4 गलत हो गए, और मान लीजिए आपने 20 सही किए, तो एक अब सही वाला भी जाएगा, है ना, जाएगा कि नहीं, अब 19 बचेंगे आप, ये मैं बता रहा हूँ। रो मार्क आपको बिल्कुल बताना है, बच्चे बिल्कुल माइनस मार्किंग काटे हुए, है ना। और देखिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर का सही उत्तर दीजिएगी। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, उसने पूर्ण कर ली हो, कितनी आयु पूरी कर ली हो जब वो पंचायत चुनाव लड़ सकता है, बताइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो देखिए पहली बात तो ये है कि हम वोट कितने वर्ष बाद डाल सकते हैं, जब हमारी आयु 18 वर्ष हो जाए, पर जब पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं ये 18 वर्ष में नहीं लड़ सकती। इसको लड़ने के लिए हमारे पास हमारी आयु जो 21 वर्ष होनी चाहिए, कितनी, 21 वर्ष होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 21 वर्ष। अगला देखिएगा, अगला क्या है, निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है। तो बताइए जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स है, इसमें कौन जो है सबसे लास्ट में सम्मिलित हुआ, है ना। तो देखिए इसमें कौन सबसे लास्ट में सम्मिलित हुआ था, इस सबसे लास्ट में सम्मिलित हुआ था दक्षिण अफ्रीका, है ना, साउथ अफ्रीका, है ना। 44 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसका भारत भी हिस्सा है ना, चीन भी है और ब्राज़ील भी हिस्सा, सभी हिस्से हैं जो इस ऑप्शन में दिए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है। 45 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिएगा आप लोग। कौन है जो ये कौन होती है, कर नीति। ये कर नीति जो होती है ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है ना। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए भारत में कौन सा राज्य रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। रबर कहाँ होती है बताइएगा। तो ये कहाँ होती है, केरल में, है, केरल में होती है। और केरल का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं केरल को, मसालों का कटोरा, है ना, कि मसालों का शहर। अगला देखिएगा साइबर लॉ क्या है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का पूर्ण रूप है, पूर्ण अर्थ है डॉस का, बताइएगा। साइबर लॉ की शब्दावली में तो क्या हो जाएगा, DOS का, बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा इसका उत्तर। 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिएगा आप लोग, कौन सा हो जाएगा, डॉस का। तो क्या हो जाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस, डॉस का आपको पूर्ण रूप बताना है, डिनाइल ऑफ सर्विस। 47 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 48 का क्या हो जाएगा कि मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है, बताइएगा। जो मिनीमाता है इस व्याधि का मुख्य कारण क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पारद विषाक्तता, है ना, ये पारद विषाक्तता इसका मुख्य कारण है। अगला देखिए, अगला है 49 नंबर क्वेश्चन की एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, बताइएगा। एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर है, किसके समतुल्य है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये हो जाएगा 1000 किलोग्राम CO2, है ना, 1000 किलोग्राम CO2 एक कार्बन क्रेडिट इसके समतुल्य है, बराबर है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, तो गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग की सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, बताइए। तो कौन सी है,
ये हो जाएगी। तो इस ऑप्शन में से क्या कार्बन मोनोऑक्साइड होगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो बताइए, या फिर मीथेन होगी या फिर नाइट्रोजन होगी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा दोस्तों, मीथेन सही हो जाएगा, मीथेन, है ना, मीथेन सही हो जाएगा इसका उत्तर। कमेंट करके कि इसमें आपने कितने सही किए, 22 सही हुए या फिर 20 सही हुए, है ना, कितने सही हुए, या फिर 22 से अधिक भी सही हुए, है ना। कोई होता है उसको जीएस अच्छे से आती है, मुझे पता है, पर कोई होता है उसको जीएस कम आती है। जैसे किसी के हो सकता है 12 सही हो, है ना, 18 सही हो, है ना, किसी के इससे भी कम हो सकते हैं, है ना। आप लोग स्कोर बताइएगा आप लोग कि जीएस जीके में आप लोग कितने परफेक्ट हैं, कितने आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो ये ठीक है आज की क्लास आप लोगों के लिए, है ना। शेयर कीजिए आप लोग, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।